स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अब से ठीक 20 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी सबसे तीखा हमला करेंगे। चुन चुनकर राहुल के एक एक आरोपों का जवाब देंगे। राहुल ने आज 50 मिनट में जो कुछ भी कहा, मोदी ने सबका जवाब रेडी कर लिया है। राहुल ने आज 50 मिनट में 37 मिनट तक नॉन स्टॉप मोदी और अडानी का ही नाम लिया। एक या दो बार नहीं, कम से कम 50 बार अडानी का नाम लेकर मोदी पर टारगेटेड अटैक किया। एयरपोर्ट, डिफेंस, मोदी के विदेशी दौरों से लेकर अडानी के रिश्तों तक राहुल ने आज प्रधानमंत्री पर बहुत तेज हमला किया। जबरदस्त छीटाकशी की। राहुल ने संसद में मोदी की एक फोटो दिखाई। 2014 से 22 तक की एक नहीं, दर्जन भर कहानियां सुनाई। राहुल ने जो जो कहा है, मोदी ने सब नोट कर लिया है। आज राहुल की बारी थी तो कल मोदी की बारी है। राहुल तो आरोप लगाकर निकल गए, मोदी पर हिट एंड रन करके बैठ गए, लेकिन कल असली क्लाइमैक्स होगा जब मोदी खुद अपने ऊपर लगे एक एक आरोप पर विरोधियों को करारा जवाब देंगे। ये देखिए रिश्ता। राहुल नए, स्क्रिप्ट वही पुरानी, हर लाइन में मोदी विरोध की मनोहर कहानी। मोदी का पुराना पोस्टर दिखाया, दाएं बाएं आगे पीछे घुमाया। बगल में अपने पार्टनर को बिठाया, राहुल कुछ भूल ना जाएं, डिक्टेशन का पूरा इंतजाम करवाया। तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल। राहुल 50 मिनट की स्क्रिप्ट रेडी करके पहुंचे थे। शुरुआती 13 मिनट तक भारत जोड़ो यात्रा का ही माहौल बनाया। भाषण की शुरुआत में ही सदन के भीतर पॉलिटिकल नारा लगवाया। श्री राहुल गांधी जी, दो 2:20 पर राहुल ने बोलना शुरू किया और 13 मिनट बाद ही यानी 2:33 पर वो असली मकसद पर आ गए। अडानी वाला टेप ऑन करके मोदी पर टारगेटेड अटैक शुरू कर दिए। अदानी 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 अदानी। मोदी और सीधे आपको ले चलते हैं संसद की कार्रवाई में, जहां स्मृति ईरानी इस वक्त बोल रही हैं। ये मेरे मन में प्रश्न निश्चित रूप से उठा, लेकिन अगर महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पहले पृष्ठ को हम सब पढ़ें तो अमृत काल में स्वर्णिम शब्दों में भारत के भविष्य को उन्होंने उल्लेखित किया। एक तरफ आत्मनिर्भरता की बात की और दूसरी ओर मानवीय कार्यों की बात की। और राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक नागरिक होने के नाते विशेष, मैं इस बात का गौरव करती हूं कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस ने भारत में पहली बार भारतीय सेना के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान में जो 21 द्वीपों का नामकरण हुआ उसका उल्लेख किया और अपना आनंद व्यक्त किया। ये हमारे पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक तरफ नेशनल वॉर मेमोरियल का उल्लेख किया और दूसरी ओर उन्होंने हम सबको याद दिलाया कि हमारी नौसेना को अब छत्रपति शिवाजी महाराज का दिया हुआ प्रतीक चिन्ह मिला है, जो अब उनकी ध्वजा पर लहराता है, भारत की शान बढ़ाता है। और महामहिम राष्ट्रपति जी के इस उद्बोधन में, अभिभाषण में मात्र 2-3 बिंदुओं पर मैं अमेठी की सांसद के नाते भी आपकी अनुमति से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक श्लोक कहा था, ग्रंथों का उल्लेख कर उन्होंने कहा कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, अर्थात अपना ये है पराया ये, ऐसी सोच होना उचित नहीं। और राष्ट्रपति जी के इसी संकल्प, इसी चिंतन को चरितार्थ किया है मोदी सरकार ने। इसलिए अमेठी की सांसद होने के नाते हमारे यशस्वी प्रधान सेवक का मैं आज विशेष आभार व्यक्त करती हूँ।
कि अपने पराये की सोच से परे हटकर मेरे संसदीय क्षेत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को अगर मैं अमेठी की दृष्टि से देखूं तो हमने क्या पाया, क्योंकि 50 वर्ष खोया बहुत मेरे संसदीय क्षेत्र ने। आज इस सदन में एक सज्जन जिनको अमेठी ने मैजिक दिखाया और विधानसभा के चुनाव में 4 विधानसभा क्षेत्रों की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कराई, ऐसे सज्जन ने हमारे प्रधान सेवक पर कटाक्ष किया। लेकिन मैं अमेठी की ओर से आज इस बात का उल्लेख निश्चित रूप से करना चाहती हूं कि जब रूस के साथ भारत में शस्त्र की दृष्टि से नई तकनीक का संचार हो तो 5,000 करोड़ की लागत की असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री अमेठी तब आई जब सांसद भारतीय जनता पार्टी का नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी का था। राष्ट्र के संरक्षण के लिए अपने पराये का भेद ना कर ये उत्तम उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रस्तुत करने के लिए मैं देश के प्रधान सेवक का आभार व्यक्त करती हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में नारी की प्रतिभा, नारी के योगदान और राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में नारी की भूमिका को उल्लेखित किया है। आज इस सदन में हमारी एक वरिष्ठ नेता हैं जो निश्चित रूप से महिलाओं की दृष्टि से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करेंगी, लेकिन एक छोटा सा अपनी ओर से मेरा प्रयास है कि इस सदन को मैं अवगत कराऊं कि ग्रामीण अंचल में महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त करती हैं, उनका यूपीए के कार्यकाल में और मोदी सरकार में क्या स्थान रहा। हम सब इस बात को जानते हैं कि एक सदस्य ने यहाँ चुनाव का उल्लेख किया कि एक चुनाव से पहले एक बहुत ही प्रचलित इंटरव्यू था जिसमें विमेन्स एम्पावरमेंट की बार बार बात हुई, लेकिन वो शब्द धरती पर कितने फलीभूत होते हैं उसका मैं एक प्रमाण यहाँ देना चाहती हूँ। 2009 से लेकर 2014 तक देश भर में सिर्फ 19 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भारत सरकार से सहायता मिलती थी। मोदी सरकार में ये संख्या बढ़कर अब 81 लाख हो गई है। 2009 से लेकर 14 तक जो राशि इन सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दी गई वो लगभग 80,000 करोड़ थी, लेकिन मोदी सरकार में 2014 से लेकर 2022 तक ये राशि बढ़ाकर 4,93,000 करोड़ रुपया की गई। मैं प्रधान सेवक जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि विमेन्स डेवलपमेंट के मात्र नारे को ट्रांजिशन करके राष्ट्र का अगर उत्थान करना है तो उसमें अहम भूमिका नारी की होनी चाहिए। मात्र इस एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के आवंटन से ही आज वो प्रतिबिंबित होता है कि नारी और विशेषतः ग्रामीण अंचल की महिला की प्रतिभा पर देश के प्रधान सेवक को कितना नाज है और कितना विश्वास है। महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। मैंने सदन में पहले भी कहा, आज भी कहती हूँ, हमारे समाज में ग्रामीण अंचल में गरीब तबके में महिला को अगर आप कभी पूछें साल 2014 से पहले कि क्या सार्वजनिक रूप से सर्विक्स कैंसर का और ब्रेस्ट कैंसर का कहीं भी उल्लेख होता था, ग्रामीण अंचल और गरीब तबके की महिला ये कहेगी कि इसका उल्लेख सामाजिक दृष्टिकोण से ना हो, ऐसा नहीं था। साधन उपलब्ध नहीं थे गरीब महिला को, इसलिए वो चर्चा में इस विषय को नहीं लाती थी। आज भी हजारों सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं कि अगर बुखार भी आ जाए तो अपनी नहीं अपने परिवार की पहले चिंता करती है। मैं आभार व्यक्त करती हूं देश के प्रधान सेवक का और अभिनंदन करती हूं स्वास्थ्य मंत्री जी का कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत
31 करोड़ कैंसर की स्क्रीनिंग हुई, जिसमें से लगभग 13 करोड़ से ज्यादा देश की गरीब महिलाएं थी। ऐसा नहीं था उस महिला को पता नहीं था कि ब्रेस्ट का कैंसर हो, सर्विक्स का कैंसर हो तो उसे किस प्रकार की सुविधा चाहिए। वो बोझ नहीं बनना चाहती थी, चर्चा नहीं करना चाहती थी, तिल तिल कर मरती थी। आज आयुष्मान भारत के माध्यम से उसे ये सुरक्षा का कवच दिया, ये आत्मीय और मानवीय काम किया। इन्हीं मानवीय मूल्यों का उल्लेख महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में था। चूंकि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ बैठे हैं, अध्ययनशील है, निशिकांत जी का आज मैंने भाषण सुना, वो मैजिक ऑफ नंबर्स की बात कर रहे थे। 50 लाख से लेकर 90 करोड़ की यात्रा का उल्लेख कर रहे थे। अब हम संसदीय क्षेत्र जो मुख्यतः ग्रामीण है वहाँ से हैं, एक मैजिक वहाँ भी हुआ। और महोदय आपकी अनुमति से निशिकांत जी ने आज कहा वो सब ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, कुछ कागज मैं भी लाई। 1981 में एक फाउंडेशन ने जो काफी विख्यात है अमेठी में, उन्होंने लगभग 40 एकड़ जमीन ली और वहां की सरकार से कहा, तब सरकार किसकी थी, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो भली भांति जानते हैं, उसकी प्रति मेरे हाथ में है। वहां पर यह कहा गया कि आप जमीन दे दो 40 एकड़ हमें और हम अमेठी की गरीब जनता के लिए एक मेडिकल कॉलेज बना देंगे। अब 40 एकड़ जमीन का मैजिक 623 रुपए में। स्मृति ईरानी अभी बोल रही हैं, प्रधानमंत्री कल शाम में राहुल को जवाब देंगे। स्मृति ईरानी ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। मोदी बनाम राहुल की इस जंग में अब ऑल आउट अटैक होगा। शुरुआत हो चुकी है, क्लाइमेक्स बस आने ही वाला है। मोदी को पता था राहुल क्या बोलेंगे। मोदी जानते थे कि राहुल झूठा नैरेटिव परोसेंगे। मोदी ने सरकार के फ्लोर मैनेजर से क्या कहा, क्या प्लान रेडी करने को कहा, आगे बताएंगे। पहले राहुल की बात करते हैं। मोदी पर हमले वाला राहुल का ओपनिंग शॉट ही अडानी वाला टेप था। इसके बाद राहुल 37 मिनट तक अडानी मोदी, मोदी अडानी, बस यही बड़बड़ाते रहे। और राहुल के साथ बैठे मोदी विरोधी चुपके से उसमें मोदी का नाम फिट करके माहौल बनाते रहे। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। फैक्चुअल हो या ना हो, राहुल के पास सबूत हो या ना हो, बस मोदी को बदनाम करने वाले अनर्गल आरोप नॉन स्टॉप लगाते रहे। भारत जोड़ो यात्रा में मिले लोगों के कंधों पर बंदूक रख के मोदी के खिलाफ अर्धसत्य फैलाते रहे। एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। यह नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। राहुल लोकसभा में क्या बोलेंगे? मोदी पर हिट जॉब के लिए अपनी स्पीच में अडानी की कितनी मात्रा रखेंगे? सत्ता पक्ष अगर रिएक्ट करेगा तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा? एडवांस में सबकी प्लानिंग हुई थी।
पहला प्लान सड़क पर एग्जीक्यूट हुआ। लगातार दूसरे दिन कांग्रेस के समर्थकों ने मोदी अडानी वाला पोस्टर लहराया। प्लान नंबर 2 राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में बना। आगे की स्ट्रेटजी रेडी हुई। इस प्लान के 2 हिस्से थे। पहला, मोदी के सारे विरोधियों को इकट्ठा करो। दूसरा, सोशल मीडिया पर मीटिंग वाला पोस्ट वायरल करो। एक तीसरा प्लान भी था और वो सदन के भीतर एग्जीक्यूट हुआ। गौर से देखिए, राज्यसभा में मोदी विरोधी गुट के संजय सिंह कैसे अपनी सीट से चलते हुए चेयर की ओर पहुंचे, खड़े होकर बहस की। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और एक बार फिर राज्यसभा स्थगित हुई। मिस्टर संजय सिंह, यानी राहुल की स्पीच के लिए पूरी की पूरी पिच रेडी की जा रही थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सारा ड्रामा राहुल के भाषण से पहले ही हुआ, क्योंकि 12 बजे जब लोकसभा दोबारा शुरू हुई तब राहुल नहीं दिखे, मगर 1:30 बजे जब सदन की कार्रवाई एक बार फिर शुरू हुई तो राहुल वहीं मौजूद दिखे। सीबीआई ईडी का प्रयोग कर राहुल सोच कर आए थे कि अब की बार मौका मिला है, इसलिए सीधा टारगेट प्रधानमंत्री पर करेंगे। भाषण की स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले उन्होंने पोस्टर लहराया, कैमरे पर दिखाया। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। प्लीज पोस्टर माननीय सदस्य पब्लिक में सर, नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसमें नियम में बहुत नहीं, उनका अच्छा चेहरा सदन ने दिख रहा नियम है। बनाया है। उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। मोदी पर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक हो रहा था। संसद के भीतर राहुल और संसद के बाहर राहुल की सोशल मीडिया वाली फौज। मिनट भर की देरी नहीं लगी। राहुल ने जैसे ही पुरानी फोटो घुमाई, पलक झपकते ही कांग्रेस के इकोसिस्टम ने उसमें नमक मिर्च लगाकर ट्विटर पर फैलाना शुरू कर दिया। म्यूट अनम्यूट वाला प्रयोग शुरू हो गया। पहले एक हैंडल, फिर दूसरे हैंडल से मोदी के खिलाफ हेट नैरेटिव शुरू हो गया। जादू हो गया वाला गेम शुरू हो गया। भाषण खत्म करने के बाद राहुल खुद भी ट्विटर पर आए और वही टेप फिर से ऑन कर डाला। मोदी को बदनाम करने के लिए राहुल सालों पुरानी अडानी और प्रधानमंत्री की फोटो तो घुमा रहे हैं, मगर बात अगर फोटो की ही है तो राहुल अडानी के साथ अशोक गहलोत की फोटो नहीं दिखा रहे। राहुल रॉबर्ट वाड्रा के साथ अडानी वाली पुरानी पिक्चर नहीं दिखा रहे। राहुल नॉन स्टॉप अडानी अंबानी तो करते हैं, मगर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ अंबानी की फोटो दिखाने से क्यों बचते हैं? फोटो तो कोई भी खिंचवा सकता है, कोई भी खींच सकता है। मोदी ने कभी इन तस्वीरों से इंकार नहीं किया। आज राहुल अडानी के प्राइवेट जेट की तस्वीर दिखाकर मोदी पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन अडानी के साथ अंबानी को कोसने वाले राहुल क्या इस तस्वीर पर कुछ कह सकते हैं? क्या 2005 की इस हेडलाइन से इंकार कर सकते हैं जब खबर आई थी कि मॉस्को जाने के लिए सोनिया गांधी ने रिलायंस ग्रुप के जेट का इस्तेमाल किया था? ये देखिए रिश्ता। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री को टारगेट करने के लिए अगर सिलेक्टिव तरीके से संसद में पोस्टर लहराए जाएं, उसमें अपने मन मुताबिक टेक्स्ट फिट किए जाएं, तो समझ जाइए अडानी सिर्फ एक टूल है। विरोधी इस टूल के बहाने मोदी के खिलाफ लोगों को भड़काना चाहते हैं, फिर चाहे इसके लिए तोड़ मरोड़ कर बातों को ही क्यों न कहा जाए, झूठ ही क्यों न बोला जाए।
राहुल ने इस बार कुछ ऐसा ही किया है, एक बार नहीं कई बार किया है। राहुल ने संसद में खड़े होकर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने नियम बदलकर अडानी को फायदा पहुंचाया और एयरपोर्ट का ऑपरेशन दिलवाया। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो रूल था, किसी ने भी बनाया हो रूल था। रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। सीबीआई ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। राहुल कह रहे हैं कि मोदी ने अडानी को फेवर देने के लिए एयरपोर्ट सेक्टर में बिना अनुभव वाले अडानी को 6 एयरपोर्ट सौंप दिए। सच्चाई ये है कि सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स के बीच कंपटीशन बढ़ाने के लिए इस नियम में ढील दी। अब या तो राहुल सरासर झूठ बोल रहे हैं या फिर भ्रम पैदा कर रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन का फैसला तो साल 2006 में ही ले लिया गया था और तब मोदी नहीं यूपीए की सरकार थी। स्क्रीनशॉट्स आपके सामने। राहुल ने यह कहा कि मोदी सरकार ने एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में दे दिया। वास्तविकता यह है कि 2006 में जब कांग्रेस सरकार थी तब पहली बार मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में सौंपा गया था। यानी राहुल यहां पर सीधे सीधे मोदी पर हिट जॉब करना चाहते थे, मगर वो खुद हिट विकेट हो गए। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करें। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे, ये कोई मतलब नहीं है सर, ये ऐसा नहीं बोल सकते। और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे आप ऐसे बातें नहीं दे देंगे और ये गंभीरता को समझिए, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे। आप हवा में बोल रहे हो और प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हो, आपको ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा। आप ऐसे ही बोल रहे हो कि जीएमआर का जीवीके का समय रूल था, कहा था रूल, कोई रूल नहीं था। आपको यू हैव टू ऑथेंटिकेट और ऑथेंटिकेट करके ही रखना पड़ेगा आपको। पहले रखिए और उसके बाद आगे बात करने देंगे, नहीं तो माफी मांगिए देश से। आप प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं, सर बोलने दीजिए। अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, बिना किसी डॉक्यूमेंट के आरोप लगा रहे हैं। अनलेस यू हैव गिवन नोटिस, छोड़िए, वो तो प्रधानमंत्री के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं बिना नोटिस दिए, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए। सर ये रिकॉर्ड पर नहीं जाना चाहिए सर, ये बिल्कुल रूल का उल्लंघन है। और क्या क्या बातें वो कह रहे हैं सर, मैं उसको रिपीट नहीं करना। रेकलेस एलिगेशन, बेसलेस एलिगेशन। अडानी का नाम फिट करके मोदी को घेरने वाली राहुल की स्क्रिप्ट में अभी कई और मनोहर कहानियां थीं। अब दूसरी कहानी सुनिए, जिसमें राहुल भारत की विदेश नीति का मजाक उड़ाते हुए उसे अडानी की फॉरेन पॉलिसी बताने लगे। जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को ऑफर कर दिया। बांग्लादेश में गए, हाँ काम पे ही जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूं, काम पे जा रहे हैं। बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में। वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद
बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर देता है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। राहुल ने जैसे ही मोदी पर यह एलिगेशन लगाया, सोशल मीडिया पर अडानी की फॉरेन पॉलिसी वाला टेक्स्ट घूमने लगा। मगर क्या राहुल सही कह रहे हैं? चलिए फैक्ट चेक करते हैं। राहुल ने श्रीलंका का एग्जाम्पल देकर कहा कि मोदी वहां गए तो अडानी को वहां का विंड प्रोजेक्ट मिल जाए, इसके लिए प्रेशर बना। मतलब श्रीलंका में श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी। राहुल के दावों के उलट सच्चाई क्या है? सच्चाई आपके सामने है। तब श्रीलंका के राष्ट्रपति ने खुद ट्वीट करके कहा था कि मोदी जी ने कोई दबाव नहीं बनाया था, सब प्रोसेस के तहत हुआ था। राहुल जिस शख्स को कोट करके मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, वो शख्स भी अपने बयान को वापस ले चुका है। राहुल आरोप लगाते हैं कि मोदी के विदेश दौरे के बाद ही अडानी को विदेशी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। सच्चाई ये है कि 2008 में यूपीए के वक्त अडानी ने इंडोनेशिया में कोल माइन खरीदी। 2010 में यूपीए के वक्त ऑस्ट्रेलिया में कार्मिकल माइंस खरीदी। यूपीए के समय ही 2011 में अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में गैली माइन और एबॉट पॉइंट पोर्ट खरीदा। अब एक और कहानी सुनिए। राहुल क्लेम करते हैं कि अडानी को डिफेंस सेक्टर में कोई अनुभव नहीं था, उन्हें इजराइल में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। एचएएल से छीनकर मोदी ने अनिल अंबानी को 126 एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया। कल मैंने प्रधानमंत्री को एचएएल में देखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो यह है कि एचएएल का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया और अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया। वहां भी फैसिलिटेशन था। अब अदानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रीफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएएल यह काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो यह काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। राहुल के इन दावों के उलट सच्चाई यह है कि वायुसेना की डिमांड पर 2007 में यूपीए सरकार ने 126 फाइटर्स का टेंडर रिलीज किया। जनवरी 2012 में फ्रेंच कंपनी ने रफाल के लिए बिडिंग की शर्त रखी कि 126 में से 18 फ्लाई अवे कंडीशन में भारत को मिलेंगे, बाकी 108 को एचएएल फ्रेंच कंपनी के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर करेगी। लेकिन फाइनल डील कभी पूरी ही नहीं हुई। अप्रैल 2015 में मोदी पेरिस गए। फ्लाई अवे कंडीशन में 36 रफाल फाइटर्स भारत ने खरीदे। जून में रक्षा मंत्रालय ने 126 एयरक्राफ्ट डील करने वाले टेंडर को रद्द कर दिया। 2016 में मोदी सरकार ने रफाल की खरीदारी पर एमओयू फाइनल किया। 2019 में राहुल एचएएल के कुछ अधिकारियों से मिले और ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि मोदी एचएएल को तबाह करना चाहते हैं। राहुल तब से लेकर आज तक वही टेप बजा रहे हैं। कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। अदानी जी एंड नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू। जबकि एचएएल आज की तारीख में जबरदस्त फायदे में है। तेजस पहले ही डिलीवर हो चुका है। तेजस MK2 पर काम शुरू हो चुका है। यानी राहुल झूठ की बुनियाद पर मोदी को डेंट लगाना चाहते हैं।
और अब बात उस टर्की की जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। टर्की और सीरिया में मिलाकर 5,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आशंका है कि कुल 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई हैं। शहर के शहर तबाह हो गए हैं और इस तबाही को देखते हुए पूरी दुनिया मदद का ऐलान कर रही है। लेकिन मदद का सबसे पहला हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बढ़ाया गया था। मोदी ने टर्की के साथ भारत की कूटनीतिक खटास को भुला दिया और दिखा दिया कि असल में भारत वसुधैव कुटुंबकम के संस्कार दुनिया को बांट रहा है। इस समय तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। सभी भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। सोमवार को दोपहर में 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टर्की की मदद का ऐलान किया। और रात को 3 बजे भारत से मदद की पहली खेप रवाना भी हो गई। भारत के वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा की यह सबसे ताजा मिसाल है। तुर्की तबाह हुआ तो सबसे पहली मदद का ऐलान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया। सबसे पहले ये देखिए कि भारत से तुर्की अभी तक क्या क्या मदद भेजी गई है। अब तक भारत से एनडीआरएफ की 2 टीमें टर्की पहुंच गई हैं। एनडीआरएफ की पहली टीम बीती रात 3 बजे रवाना हुई, जिसमें एनडीआरएफ के 50 खोजी और बचाव दल के सदस्य हैं। इनमें 5 महिला राहत कर्मी भी शामिल हैं। साथ में स्पेशली ट्रेन्ड डॉग स्क्वाड भी है। ड्रिलिंग मशीन, राहत सामग्री और दवाइयां भी हैं। इसके बाद एनडीआरएफ की एक और टीम आज सुबह 11 बजे रवाना हुई। एनडीआरएफ की दूसरी टीम में भी 50 राहत कर्मी, 1 एनडीआरएफ डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ है। इसके अलावा खोजी कुत्तों का दल भी है और राहत और बचाव के उपकरण भी। भारत की तीसरी टीम भारतीय सेना ने भेजी है। इंडियन आर्मी की मेडिकल टीम के 99 सदस्य रवाना हुए हैं। टर्की में भारतीय सेना एक 30 बेड का हॉस्पिटल भी एस्टैब्लिश करेगी। एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, कार्डियक मॉनिटर्स ये टीम साथ लेकर गई है। सुबह 3 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर उड़ा और कुछ घंटे के बाद टर्की के एडाना पहुंच गया, जिसमें एनडीआरएफ के 50 खोजी और बचाव दल के सदस्य हैं। हमारे पास स्टेट ऑफ इक्विपमेंट्स भी हैं, जिसमें डिटेक्शन और लोकेशन इक्विपमेंट्स हैं, एक्सेस और एक्सट्रिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, पावर टूल्स हैं, लाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं। ये सब हमारे जो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें काम आते हैं। इसके अलावा कैनाइन स्क्वाड्स हैं हमारे पास, 4 कैनाइन्स हमारे पास जा रहे हैं इन टीमों में। और महिला रेस्क्यूअर्स का भी हमने ख्याल रखा है कि वो साथ में जाएं, ताकि जो बच्चे हैं, विमेन हैं, उनको खास ऐसे स्थिति में उनका ख्याल रखना पड़ता है, उसमें ये मददगार साबित होंगे। ये एक चैलेंजिंग ऑपरेशन रहेगा, मगर मेरा मानना है कि पहले भी हमने ऐसे ऑपरेशंस किए हैं। 2011 में जापान में जब ट्रिपल डिजास्टर आया था, अर्थक्वेक, सुनामी आई थी, उसके बाद नेपाल अर्थक्वेक भी हमने डील किया है। तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, और जो हमारे अपने देश में भी जो लगातार डिजास्टर्स होते हैं जिसको हम अटेंड करते हैं, उसको में भी जो हमारी लर्निंग्स हैं, जो एक्सपोजर है, इन सब सिचुएशंस में बेहतर काम करने के लिए वो काम आएगा। वैसे टर्की ने इंटरनेशनल कूटनीति में हमेशा भारत के खिलाफ ही काम किया है। उसने भारत के दुश्मनों का साथ दिया है। टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठा चुके हैं। इंटरनेशनल फोरम पर टर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान की भाषा बोलता है। पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तान और टर्की के आपसी संबंध काफी तेजी से मजबूत हुए हैं। पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वाले देशों में टर्की अभी 4थे नंबर पर है। 1965 और 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध में टर्की ने पाकिस्तान की काफी मदद की थी, लेकिन इसके बावजूद भारत को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुसीबत के समय भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे आता है। और यही हमारे वसुधैव कुटुंबकम के संस्कार भी हैं।
इसीलिए टर्की के लिए सबसे पहले मदद का ऐलान मोदी ने ही किया। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूकंप का दर्द जानते हैं। उन्हें पता है कि भूकंप में कैसी तबाही होती है, देश कैसे बर्बाद हो जाते हैं। यही सब उन्होंने 2001 में कच्छ और भुज के भूकंप में भी देखा था। इसीलिए सबसे पहली मदद का ऐलान नरेंद्र मोदी ने ही किया। और आज सुबह बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया। टर्की के भूकंप पर मोदी ने कहा कि आज टर्की जिस हालत से गुजर रहा है उसे मैं समझ सकता हूं। 2001 में जब भुज में भूकंप आया था तब मैं मुख्यमंत्री था। मुझे पता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। टर्की के भूकंप को याद करते हुए उन्होंने बात आज ये भी बताई कि कच्छ के भूकंप को हमने अपनी आंखों से देखा और वो बहुत इमोशनल हो गए थे। मैं चूंकि हम लोग उनके एक साथी सांसद हैं, ऐसा वो कह देते हैं, बट टर्की के भूकंप पर टर्की के लोगों के जीवन को खतरे में देखकर भारत के प्रधानमंत्री का इस तरह से भावुक होना एक बहुत बड़ा परिचय है उनका भी और भारत का भी। टर्की जो है वो पाकिस्तान के फेवर में कई बातें कह देते हैं, लेकिन यही बात हम सब को भी इमोशनल कर गई कि ये जानते हुए भी प्रधानमंत्री का ये सोच है कि जीवन खतरा में है, वो चाहे तुर्की में हो या फिर कुछ भी, तो वहाँ पे हमारे जो विशेषज्ञों की टीम है वो भेजी जा चुकी है। और मुझे लगा कि इस समय जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो पहुँच चुकी होगी। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पे हम और भी लोगों को भेजेंगे, क्योंकि हमें मानवता को बचाना है। और बड़ी खबर आ रही है, टर्की के इस्केंदर पोर्ट पर भीषण आग लग गई है और यह आग भूकंप की वजह से लगी है। यह आग कल से लगी हुई है और अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। 48 घंटे से यह आग धधक रही है। इसका दायरा क्या है, इसका स्केल क्या है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिक्कत यह है कि जहां आग लगी है वहीं पर कई बड़े ऑयल टैंकर्स हैं, कई बड़े बड़े कंटेनर्स हैं जिसमें काफी सामान रखा हुआ है। जहां पर आग लगी है इसलिए आग और भड़क सकती है, आग और बढ़ सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। ये आग कल से लगी हुई है। इस्केंदर पोर्ट है जहां पर यह आग लगी हुई है और भूकंप के बाद से यह आग लगी जिसे अभी तक काबू नहीं किया जा सका है और यह आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।